हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हिंदी साहित्य का दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। पहला वीडियो आप नहीं देखो तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आप सीरियल से देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएगी। इस वजह से उस वीडियो को देखिए, इसके बाद इसको देखने का प्रयास करिए। हमारा लक्ष्य है यूपी टेट और सुपर टेट में 120 प्लस की तैयारी कराना। इस वजह से ध्यान से देखिए और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तथा इसका नोट्स बनाने में कोई कसर मत छोड़िएगा, क्योंकि यदि आप नोट्स बनाएंगे तो उसको रिवीजन करने में थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि वीडियो को बार बार आपको देखने में दिक्कत होने वाली है। इस वजह से वीडियो को देखने में कभी कभी होता है कि डाटा की समस्या, कभी नेटवर्क की समस्या, तमाम प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित होंगे। इस वजह से एक बार अगर नोट्स बना लेंगे, कहीं भी रहेंगे आप उसको रिवीजन करते रहेंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों। तो वीडियो को यदि देखने से पहले यदि परिवार से जुड़ने हैं तो जुड़ जाइए, ताकि अन्य वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें, तथा शेयर भी करें ताकि आपके अलावा आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो पीडीएफ कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दें, यूपी टेट में पिछली बार एग्जाम में 150 में से 125 नंबर ला चुके हैं। अगर आपको यकीन हो, हमारे व्हाट्सअप नंबर 7651963332 इस पर डीपी लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। AK सर के नाम से अखिलेश कुमार, तो उसमें पूरा मेरा रिजल्ट बताया गया है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ध्यान देखिए कि परमाल रासो किसकी रचना है। परमाल रासो किसकी रचना है? ऑप्शन ने दिया है जगनिक, बी चंद्र बरदाई, सी महादेवी वर्मा, या डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। किसकी है? जगनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जगनिक। चलिए इसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो ध्यान रखना। जगनिक का संबंध किस राजा से था? कलिंजर के राजा कौन थे? परमर्द देव। उन्हीं के यहाँ ये दरबारी कवि के रूप में फेमस थे, यानी जो भी दरबार संबंधित जो भी रचना या करना पड़ता था उसमें इन्हीं का योगदान है। तो इन्होंने एक रचना की है जो बहुत फेमस है, आपसे हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में। क्या नाम इसका? परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो, जो कि आला खंड है। क्या है? आला है, जिसमें आला उर्दल के विषय में इसका वर्णन है। ध्यान रखना, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन, यानी ये जो परमाल रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन आप देखेंगे 1865 में। कब दोस्तों? 1865 में चार्ल्स इलियट ने आला खंड के नाम से कराया। बाद में नागरी पिटाड़ी सभा काशी से श्याम सुंदर ने परमाल रासो के नाम से प्रकाशित कराया। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है परमाल रासो के नाम से कौन प्रसिद्ध करवाए? श्याम सुंदर दास जी ने। और इसके बाद अगर आला खंड के नाम से पूछेगा तो आप इलियट याद रखना, दोनों नाम याद रखना। इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियाँ हैं जो कि आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। अभी यही पंक्ति पिछले एग्जाम पूछ लिया गया था कि 12 बरस लो कुकर जियो, 13 लो जिए सियार। यानी 12 बरस ले कुकर जियो, 13 जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन धिक्कार। यानी कहने का अर्थ है कि 12 बरस ले कुकुर, यानी कुत्ते की ज़िंदगी 12 साल की होती है, और 13 साल सियार की ज़िंदगी कितनी होती है? 13 साल। तथा छत्री की ज़िंदगी कितने समय की होती है? 18 साल। इसके आगे अगर जीवन है तो धिक्कार है। एक इनका याद रखना, पंक्ति बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा पे याद रख सकते हैं, जिह की बिटिया सुंदर देखी, तिह घर धरे हथियार। जिह की बिटिया सुंदर देखी, तिह घर धरे हथियार। पूछता कि निम्नलिखित पंक्तियां किसकी है? तो आप याद रखना जगनिक जी की। किसकी है? जगनिक के। विशेषकर आप इसको नोट्स बनाकर या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या दिया गया है कि पृथ्वी भट्ट किसका मूल नाम है? पृथ्वी भट्ट किसका मूल नाम है? तो ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? जगनिक, बी निम्बकाचार्य, सी पृथ्वीराज रासो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उनका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम है? चंद्रबरदाई। तो चलिए देखते हैं उनके विषय में, आपको विस्तृत बताते हैं। देखिए ध्यान से, चंद्रबरदाई, इनका जन्म कहाँ हुआ है? लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है। मूल नाम इनके दो याद रखना है, एक वालिद और एक पृथ्वी भट्ट। ये दोनों आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इनका प्रमुख काव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो, जो कि काव्य। दरबारी कवि किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के, यानी पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय, ध्यान रखना। और इनसे जुड़ी हुई दोनों वो घटना याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 1192, और चंदावर का भी युद्ध इनसे याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, क्या कहा? पृथ्वीराज की रचना सुकी के रूप में की गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताया? पृथ्वीराज की जो रचना है किसके रूप में? सुकी। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और इनकी रचना को प्रथम महाकाव्य कहा। यानी अगर पूछेगा आपसे, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई जो थे वो हिंदी के प्रथम कवि के रूप में फेमस थे, तथा उनकी रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। ये आपको दोस्तों याद रखना है। आगे देखिए, चंद्रबरदाई छप्परस, यानी रसों में कौन सा प्रधान है? छप्परस में यह जो इनकी रचनाएं हैं, ध्यान रखना, सर्वाधिक छप्परस का प्रयोग किए थे। पृथ्वीराज रासो को जल्हड़ ने पूरा किया था, यानी जो इन्होंने चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो प्रारंभ किया था वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसका बचा हुआ भाग इनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। कौन से? चौथे क्रम के पुत्र थे, याद रखना, उन्हीं के द्वारा यह पूरा किया गया था। इनके कुछ प्रमुख पंक्तियां देखिए ध्यान से, क्या दिया गया? मनव कला शशिमान कला, मनव कला शशिमान कला 1692 पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन नृपकाज। याद रखना, पुस्तक किसकी पंक्तियां हैं? तो एक पंक्तियां तो आपसे यूपी टेट में और एक पंक्तियां सुपर टेट में 100% आने श्योर है। इस वजह से आपको इसको नज़रअंदाज न करते हुए दोस्तों ध्यान से देखिए और इसको पूरी तरीके से याद करने का भी प्रयास करें, क्योंकि आप याद नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्या क्रिएट होने वाली है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया गया? वेदांत परिजात किसकी रचना है? ऑप्शन नरपतनाल, बी निम्बकाचार्य, सी पुष्पदत्त, या डी इनमें से या स्वयंभू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कौन से? निम्बकाचार्य जी हैं। कौन है? निम्बकाचार्य जी हैं। चलिए इसके विषय में आपको विस्तृत बताते हैं। ध्यान से देखिए, निम्बकाचार्य के विषय समझ लीजिए। संप्रदाय इनका कौन सा? सनक संप्रदाय। पूछता सनक संप्रदाय से कौन संबंधित था? निम्बकाचार्य। और मत कौन सा इनका था? द्वैतवाद। ये दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने किस पीठ की स्थापना की थी? समीमाबाद पीठ की स्थापना कहाँ की थी? अजमेर में। ये भी आपको याद रखना क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनका एक उपनाम भी आपसे पूछ लेगा, क्योंकि पूछा भी गया है, नियमानंद। पूछेगा नियमानंद कौन थे? निम्बकाचार्य जी। चलिए इनकी रचनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं, जो कि अगर आप वैसे नहीं याद हो रहा, ट्रिक से याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि कीवर्ड आप पकड़े रहेंगे तो आसानी रहेगी। तो देखते हैं क्या है। श्री बीएम सर। कौन सा? श्री बीएम सर। तो श्री से क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण अस्त्राज, बी से वेदांत परिजात, यम से मंत्र रहस्य, और सर से सारंभ दशलोकी। ये सब याद रखना है। कौन? बीएम सर। बीएम सर याद हैं तो निम्बकाचार्य की रचनाएं आपको याद हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ गए आप कि क्या दिया? कोसा ग्रंथ किसकी रचना है? ऑप्शन ए पुष्पदत्त, बी स्वयंभू, सी गोरखनाथ, डी सरपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदत्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुष्पदत्त आपको याद रखना है। चलिए पुष्पदत्त के विषय में और विधिवत आपको बताते हैं। ध्यान देखिए, पुष्पदत्त निवासी कहाँ थे? मान्यखेत के। कहाँ के दोस्तों? मान्यखेत। याद रखना, वहीं के निवासी थे। कौन? पुष्पदत्त। इनका उपनाम क्या था? अपभ्रंश का वेद व्यास। इनको किस नाम से जाना जाता? अपभ्रंश का वेद व्यास। ये ध्यान रखना है।
अगला, पुष्पभूत अपने आप को अभिमान मेरु कहते थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। आप याद रख, क्या कहते थे? अभिमान मेरु। पूछेगा कौन स्वयं को कहता था? तो पुष्पदत्त जी कहते थे। यह किस धर्म से संबंधित थे? शैव और जैन धर्म से। ध्यान रखना, इनकी रचनाएं क्या है? महापुराण, नय कुमार चरितम, जसहरितम, कोश ग्रंथ। क्या है? तो याद रखना, महापुराण, नय कुमार चरितम, क्या है? जसहरिचरितम, कोश ग्रंथ। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। तो इनकी कुछ पंक्तियाँ ध्यान से देखिए। क्या पंक्ति दिया है? बोलई कोयल अम्बई कालियाई, बोलई कोयल अम्बई कालियाई, वांकड़ी चाकरीव रूढ़ रुटाई। एक याद रखना है। और याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, महापुराण में इन्होंने जो महापुराण की ये रचना की है, इसमें कुल 63 महापुरुषों का वर्णन किया है। ध्यान रखना, कितने? 63 महापुरुषों का वर्णन किया है। तो पिछले बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से देखिए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वयंभू, बी सरहपा, सी गोरखपुर या डी जगनिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयंभू। कौन हो जाएंगे दोस्तों? स्वयंभू आपको विशेषकर याद रखना है। चलिए स्वयंभू को विषय समझाते हैं। इन्होंने किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया? देसी भाषा का। कौन सा दोस्तों? याद रखना, स्वयंभू की कौन सी भाषा? देसी भाषा में इन्होंने सर्वाधिक उपयोग किया है। ये आपको विशेषकर याद रखने हैं। तो स्वयंभू ने चतुर्भुज को पड़रिय छंद का प्रवर्तक माना है, जिसमें कुल 16 मात्राएं होती हैं। कौन सी? पड़रिय छंद। याद रखना है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। किस परंपरा का? जैन। याद रखना। स्वयंभू का अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। विशेषकर याद रखना है। स्वयंभू के ग्रंथ पौम चरित्र में रामायण और अरिष्टनेम चरु में कृष्ण का वर्णन है। पौम चरित्र को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, यानी कंप्लीट नहीं कर पाए। इनके मरने के बाद इनके पुत्र ने पूरा किया। पौम चरु में 12,000 श्लोक, 5 कांड और 90 पंक्तियां, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी हाईलाइट है दोस्तों। इसको विशेषकर नोट कर सकते हैं। स्वयंभू की अप्रकाशित रचना को हिंदी काव्यधारा के नाम से राहुल सांकृत्यायन ने कराया। इनकी कुछ रचनाएं आपको याद करवा देते हैं। पहला पौम चरु, दूसरा रिष्टनेम चरु, तीसरा स्वयंभू छंद। पौम चरु, रिष्टनेम चरु, चरु याद रखना, स्वयंभू छंद। तो इस तरीके से आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे लेके चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, हठ योग के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, बी मत्स्येंद्रनाथ, सी निम्बकाचार्य या डी पुष्पदत्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। चलिए इसके विषय में देखते हैं। गोरखनाथ, हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ जी हैं। ह का सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा। ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्रमा। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, आपको पता होना चाहिए। इनका वास्तविक नाम विष्णु था। क्या था? विष्णु। ये भी याद रखना है। गोरखनाथ की कुल 40 रचनाएं हैं। कितनी? 40, जिसमें सवधी प्रमाणिक है। नाथ सिद्धियों की वर्णियों का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। ये भी याद रखना आपको। इनकी कुछ रचनाएं देखिए। क्या है? सऊदी, गोरख बोध, नरवय बोध, गोरखसार, कफीर बोध, प्राण कांकली, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, दयाबोध, अष्टचक्र और 11। तो पंक्तियाँ कौन सी है? 9 लख पातरी आगे नाचई, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन न जोगी खेले, तब अंतरि बसे भंडारा, अंजन माह निरंजन भेटिया, तिलमुख भेट्या तेल, मूरत माही अमूरत तपस्या, भया निरंतर खेल। ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को नवीनतम नाम अद्भुत संप्रदाय बताया। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9 लख पातरी आगे नाचई डाट डाट डाट, किसकी पंक्ति है? गोरखनाथ, निम्बकाचार्य, जगनिक या इनमें से कोई नहीं। तो किसका पंक्ति है? तो याद रखना है,
यह पंक्ति उनकी है, क्या नाम है, गोरखनाथ जी की। किसकी दोस्तों? गोरखनाथ जी की। चलिए इसके विषय में आगे समझाते हैं आपको। चलिए गोरखनाथ के विषय में हठयोग को पर तक बता ही चुके हैं। तो इनकी पंक्ति क्या है, यही वाली पंक्ति आपसे पूछी गई, इसके पहले इसके विषय में बता चुके हैं। इसका स्क्रीन शॉट चाहे तो दोबारा ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया आगे। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। क्या दिया गया, निम्नलिखित में से स्वयंभू की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए पौम चरु, बी स्वयंभू छंद, डी अरेस्ट नेम, सी अरेस्ट नेम, डी सभी। यहाँ पर गलती से लिख दिया गया नॉट, तो सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी इन्हीं की रचना। चलिए देखिए ध्यान से। तो स्वयंभू भाषा देसी प्रयोग करते थे। तो देखिए पौम चरु, अरेस्ट नेम चरु और स्वयंभू छंद, ये तीनों रचनाएं इन्हीं की है। बाकी इस पेज के विषय में पीछे बता ही चुके हैं, आप हो सकता है इसका स्क्रीन ले भी चुके होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्बकाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए द्वैतवाद, बी अद्वैतवाद, सी शुद्धाद्वैतवाद, डी द्वैताद्वैतवाद। तो क्या हो जाएगा सही का उत्तर? द्वैताद्वैतवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वैताद्वैतवाद। तो आशा करते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। तो अगला इनके विषय में थोड़ा समझ लीजिए। निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय से संबंधित थे। द्वैताद्वैतवाद मत था। पीठ बताए थे अजमेर में। उपनाम नियमानंद इनकी बता चुके हैं। BM सर भी आपको याद करवा दिए हैं। तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना।